हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 17 एंड 18 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। तो इन दोनों सेक्शंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इनसे पहले की जितनी वीडियोज़ हैं टीपीए की, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जो प्लेलिस्ट है उसमें इससे पहले की आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो अब इन सेक्शंस पर आते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 17 को। इस सेक्शन में दो सब सेक्शन हैं, तो पहले हम सब सेक्शन 1 डिस्कस करेंगे, फिर जाएंगे हम सब सेक्शन 2 पर। इसकी बेयरेक्ट लैंग्वेज पे ना जाते हम इसको पहले जनरली डिस्कस करते हैं, फिर हम इसकी बेयरेक्ट लैंग्वेज पर जाके उसका एक एक वर्ड हम समझेंगे। तो सेक्शन 17, तो इस सेक्शन 17 को डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन को, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप सेक्शन 11 समझ लीजिए, जो कि बात करता है रिस्ट्रिक्शन रिपेंडेंट टू इंटरेस्ट क्रेडिट के बारे में। जो सेक्शन 17 है वो एक एक्सेप्शन है सेक्शन 11 का। कैसे? सेक्शन 11 में बोला गया है कि कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते वक्त एब्सोल्युटली जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते जो कि रिपेंडेंट हो, जो कि अनफेवरेबल हो, कि एक पर्टिकुलर मोड में इस प्रॉपर्टी को आपको यूज़ करना है। ऐसी जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते वक्त, वो वॉइड हो जाएगी। पर जो सेक्शन 17 है वो उस रिस्ट्रिक्शन का एक एक्सेप्शन है। ये सेक्शन 17 कहता है कि आप डायरेक्शन लगा सकते हैं एक्यूमुलेशन की। तो एक्यूमुलेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। क्या एक्यूमुलेट करने की या फिर क्या कलेक्ट करने की डायरेक्शन दी जा रही है यहाँ पर? इनकम कलेक्ट करने की या फिर एक्यूमुलेट करने की डायरेक्शन दी जा रही है यहाँ पर। सेक्शन 17 कहता है कि जब ट्रांसफ़र हो रही है प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर ट्रांसफरर जो है वो ट्रांसफरी पर ये कंडीशन लगा सकता है कि जो इस प्रॉपर्टी में से इनकम निकलेगी उसको स्पेंड नहीं करना है, बट उस इनकम को एक्यूमुलेट करना है, कलेक्ट करना है। किसके लिए कलेक्ट करना है? खुद ट्रांसफरर के लिए। ट्रांसफरर ये कह सकता है ट्रांसफरी को कि जो मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, गिफ्ट कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। सपोज ट्रांसफरर जो है वो ट्रांसफरी को एक हाउस ट्रांसफ़र कर रहा है एंड ट्रांसफरर कहे कि जो इस हाउस में से जो रेंट निकलेगा, इस हाउस में से जो रेंट निकलेगा, जो इनकम निकलेगी, उसको एक्यूमुलेट करना है। वो इनकम जो है वो मुझे देनी है आपने। तो ये जो ये कंडीशन लगाई है ट्रांसफरर ने, ये बिल्कुल वैलिड होगी। अब आगे ये सेक्शन जो है एक और बात कहता है। ये सेक्शन यहाँ पर लिमिट लगा देता है कि कितनी लिमिट तक आप डायरेक्शन लगा सकते हैं एक्यूमुलेशन की, कितना पीरियड हो सकता है वो। ये जो लिमिट है वो फर्स्ट है लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, कि जब तक लाइफ है ट्रांसफरर की, जब तक ट्रांसफरर लिविंग है, तब तक उस प्रॉपर्टी में से जो इनकम आ रही है वो एक्यूमुलेट होगी, वो ट्रांसफरर को मिलेगी। या फिर और ए पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, या फिर जब ट्रांसफ़र हुई है प्रॉपर्टी उसके 18 साल तक वो इनकम ट्रांसफरर को मिलेगी, या फिर ये बोल लीजिए एक्यूमुलेट होगी। एक ही बात है, दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। तो ये जो दोनों पीरियड्स हैं, इन दोनों पीरियड्स में से जो भी लॉन्गर पीरियड होगा तब तक जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफरर को मिलेगी। एंड इन दोनों से अलग अगर कोई लिमिट लगा दी गई तो वो लिमिट वॉइड होगी जितना वो इन दोनों में से जो लॉन्गर पीरियड है उससे एक्सीड कर रही है। इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। तो X जो है अपनी प्रॉपर्टी Y को ट्रांसफ़र करता है 1960 में, 1960 में X जो है अपनी प्रॉपर्टी Y को ट्रांसफ़र करता है एंड वहाँ पर ये डायरेक्शन लगा देता है कि जो इनकम आएगी इस प्रॉपर्टी में से वो एक्यूमुलेट होगी टिल 1985। मतलब 1960 से लेकर 1985 तक 25 साल तक वो जो इनकम होगी वो एक्यूमुलेट होगी। अब यहाँ पे जो 25 ईयर्स लिखा है, 25 साल लिखा है कि 25 साल तक एक्यूमुलेट होगी, इस चीज़ को देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो 18 साल से ऊपर बोल दिया, ये जो पीरियड है ये वॉइड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो पीछे लिमिट्स बताई गई हैं, इन दोनों लिमिट्स में से लॉन्गर पीरियड बोला गया है, वो लाइफ ऑफ ट्रांसफरर भी हो सकता है या फिर 18 साल भी हो सकता है। तो यहाँ पर 25 ईयर्स तक एक्यूमुलेट करने की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स की डेथ हो जाती है 1980 में, 1980 में एक्स की डेथ हो जाती है। अब 1960 में ट्रांसफ़र करी थी प्रॉपर्टी, 1980 तक एक्यूमुलेशन होता है, 20 साल तक उस प्रॉपर्टी की जो इनकम है उसका एक्यूमुलेशन होता है। अब हमने ये देखना है कि लाइफ ऑफ ट्रांसफरर यहाँ पे ज़्यादा लॉन्गर पीरियड है या फिर 18 साल जब से ट्रांसफ़र हुई है प्रॉपर्टी वो लॉन्गर पीरियड है। यहाँ पे जो है एक्स की लाइफ, जो ट्रांसफरर की लाइफ है वो लॉन्गर पीरियड है, क्योंकि उसकी लाइफ का यहाँ पर पीरियड हो गया 20 साल, वो 18 से ऊपर हो गया। तो यहाँ पर 1980 तक ही, जब तक लाइफ थी ट्रांसफरर की तब तक ही वो जो एक्यूमुलेशन की डायरेक्शन है वो वैलिड रहेगी। उसके बाद वो जो डायरेक्शन है वो वॉइड हो जाएगी।
क्योंकि इन दोनों पीरियड्स में से जो लाइफ ऑफ ट्रांसफर है वो लॉन्गर पीरियड है, एंड उससे एक्सीड करता है अगर पीरियड, जो भी उससे एक्सीड करेगा पीरियड वो वॉइड हो जाएगा। यहाँ पर 1985 तक एक्यूमुलेशन नहीं चलेगा, वो 1980 तक ही वैलिड रहेगा। अब यहाँ पर दूसरी सिचुएशन देखिए, अगर जो ट्रांसफरर है 1960 में ट्रांसफ़र करी वाई को प्रॉपर्टी, अब वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफरर की डेथ हो जाती है वहाँ पे 1970 में, 1970 में, मतलब ट्रांसफ़र करने के 10 साल बाद। अब यहाँ पे फिर से हम लॉन्गर पीरियड देखेंगे, जो लिमिट पीछे बताई थी कि लाइफ ऑफ ट्रांसफरर यहाँ पे लॉन्गर है या फिर पीरियड ऑफ 18 ईयर लॉन्गर है। यहाँ पे जब ट्रांसफ़र हुई थी प्रॉपर्टी, यहाँ पे लॉन्गर पीरियड जो है वो 18 ईयर्स होगा, क्योंकि एक्स की डेथ तो है 10 साल में ही होगी। अब 10 साल या फिर 18 साल लॉन्गर पीरियड है यहाँ पे। तो ये जो डायरेक्शन है एक्यूमुलेशन की वैलिड रहेगी 1978 तक, यहाँ पर 18 साल तक ये वैलिड रहेगी। अब कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे यहाँ पर कि उसकी तो डेथ हो गई तो वो इनकम किसको मिलेगी, अब जो उस प्रॉपर्टी में से इनकम एक्यूमुलेट होगी वो किसको मिलेगी, अब जो एक्स के लीगल हेयर्स है उसको मिल जाएगी, या फिर एक्स ने स्पेसिफाई कर रखा हो कि इस पर्सन को मैं इनकम देना चाहता हूँ जो इस प्रॉपर्टी में से एक्यूमुलेट हो रही है, तो जिसको भी एक्स बोलेगा या फिर उसके जो एक्स के लीगल हेयर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली वो इनकम मिलती रहेगी। तो अब हम आते हैं इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पर। ये कहता है कि जहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है प्रॉपर्टी, एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में जो टर्म्स है वो ये डायरेक्ट कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है उसमें से जो इनकम अराइज होगी वो एक्यूमुलेट होगी, या फिर होल इनकम एक्यूमुलेट होगी, या फिर उस इनकम का पार्ट एक्यूमुलेट होगा ड्यूरिंग ए पीरियड लॉन्गर देन फर्स्ट द लाइफ ऑफ ट्रांसफरर और ए पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, सच डायरेक्शन शैल बी वॉइड। तो अगर ये कह दिया गया कि होल इनकम एक्यूमुलेट होगी या फिर उसका कुछ पार्ट एक्यूमुलेट होगा इन दोनों पीरियड से लॉन्गर, या फिर लाइफ ऑफ ट्रांसफर से, या फिर 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, इन दोनों पीरियड से अगर लॉन्गर होगा तो वो वॉइड हो जाएगा। क्या वॉइड हो जाएगा, वो पीरियड वॉइड हो जाएगा। बी वॉइड to the extent to which the period during which the accumulation is directed exceed the longer of aforesaid periods। तो वो जो पीरियड है वो वॉइड हो जाएगा। टू द एक्सटेंट, कितना वो जो पीरियड है वो वॉइड हो जाएगा, जितना पीरियड एक्सीड करता है। इन दोनों पीरियड में से जो भी लॉन्गर पीरियड है उससे जो भी पीरियड, जितना पीरियड एक्सीड करेगा वो पीरियड वहां पर वॉइड हो जाएगा। पीछे जो इलस्ट्रेशन है उसमें 25 साल तक बोली थी कि एक्यूमुलेशन होगा इसकी प्रॉपर्टी की इनकम का। अब 1980 में उस एक्स की डेथ हो जाती है। 18 साल और लाइफ ऑफ ट्रांसफर दोनों में से 20 साल का जो पीरियड था वो लॉन्गर था, तो लाइफ ऑफ ट्रांसफर जो है लॉन्गर पीरियड था। अब इससे जो एक्सीड करेगा पीरियड वो वहां पर वॉइड हो जाएगा। तो वहां पर जो 1985 तक बोला गया था एक्यूमुलेशन करने का उसकी इनकम का, वो जो एक्सीड कर रहा है 5 साल का पीरियड वो वॉइड हो जाएगा। अब आगे इस बेरेक्ट में लिखा है कि एट द एंड ऑफ सच लास्ट मेंशन पीरियड द प्रॉपर्टी एंड द इनकम शैल बी डिस्पोज ऑफ एज इफ द पीरियड ड्यूरिंग विच द एक्यूमुलेशन हैज बीन डायरेक्टेड टू मेड हैड इलैप्स्ड। अब जो इन दोनों पीरियड्स में से जो भी लास्ट मेंशन पीरियड है, जो भी लॉन्गर पीरियड है, उसका जब एंड हो जाएगा तो जो इनकम है, तो जो उस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो इसी तरीके से डिस्पोज ऑफ होगी, इसी तरीके से यूज होगी कि जो पीरियड है एक्यूमुलेशन का वो इलैप्स्ड हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। तो ये हमारा सबसेक्शन 1 हुआ। ये जो सेक्शन 17 का फर्स्ट सबसेक्शन है इसको हम रूल अगेंस्ट एक्यूमुलेशन भी बोल सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि अगेंस्ट कैसे है एक्यूमुलेशन के, ये तो परमिट कर रहा है एक्यूमुलेशन को। देखिए ये अगेंस्ट है उस चीज़ के कि अनलिमिटेड पीरियड के लिए एक्यूमुलेशन करना किसी प्रॉपर्टी की इनकम का, कि 50 साल या फिर 100 साल के लिए कह दिया कि ट्रांसफर कह दे कि मेरे पास इस प्रॉपर्टी की इनकम आएगी, तो उस चीज़ के ये अगेंस्ट है, ये एक लिमिट बता देता है। वहीं जो इसका सबसेक्शन 2 है वो इसका एक्सेप्शन है। सबसेक्शन 1 का वो एक्सेप्शन है। सबसेक्शन 2 जो है, सबसेक्शन 2 में 3 पॉइंट्स बताए गए हैं, 3 पॉइंट्स बताए गए हैं। 3 चीज़ इसमें ऐसी बताई गई हैं जिसमें एक्यूमुलेशन का पीरियड वैलिड नहीं होगा। इसका सबसेक्शन 2 कहता है द सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट एनी डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट ये बताता है। ये कहता है कि जो डायरेक्शन ऊपर एक्यूमुलेशन की बताई गई है, जो पीरियड बताया गया लाइफ ऑफ ट्रांसफर या फिर 18 ईयर्स, वो इन सब चीज़ों पे, इन तीनों चीज़ों पे इफेक्ट नहीं डालेगा। क्या, किन चीज़ों पे? फर्स्ट कहता है द पेमेंट ऑफ डेट्स ऑफ द ट्रांसफरर और एनी अदर पर्सन टेकिंग एनी इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफर। तो पहला पॉइंट है कि अगर डेट्स की पेमेंट करनी हो, इसको हम इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि अगर ए ने मान लीजिए लीज पर दी प्रॉपर्टी बी को 99 ईयर्स तक। अब ये ए यहाँ पर ट्रांसफरर है, बी यहाँ पर ट्रांसफरी है। अब ए ने यहाँ पर ट्रांसफरी पर जो बी है उस पर ये डायरेक्शन लगा दी कि 99 ईयर्स तक जो भी इस प्रॉपर्टी में से रेंट निकलेगा उसका हाफ जो है मेरे डेट्स की पेमेंट के लिए यूज़ होगा।
मतलब ए कहता है कि जो इस प्रॉपर्टी में से जो रेंट निकलेगा उसमें से हाफ जो रेंट है उसका एक्यूमुलेशन होगा एंड जो मैंने डेट्स ले रखे हैं, जो मैंने उधार ले रखे हैं, उसकी पेमेंट के लिए यूज़ होगा। तो ए ने जो ये डायरेक्शन लगाई है ये बिल्कुल वैलिड है। अब यहाँ पे ए ने बोला 99 ईयर्स तक, जो ऊपर पीरियड है वो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है इस चीज़ का। पेमेंट ऑफ डेट्स की बात हो रही है क्योंकि जो लाइफ ऑफ ट्रांसफ़र है या फिर 18 ईयर्स है, ये 18 ईयर्स से ऊपर है जो टर्म है 99 ईयर्स। एंड अगर यहाँ पे ए की डेथ भी हो जाती है, ट्रांसफरर की यहाँ पे डेथ भी हो जाती है एंड डेट्स की जो पेमेंट है अभी भी रहती है, तो ट्रांसफरर की डेथ के बाद भी वो डेट्स की पेमेंट चलती रहेगी। इसके फर्स्ट पॉइंट में एक और बात बोली है, और एनी अदर पर्सन टेकिंग एनी इंटरेस्ट अंडर दी ट्रांसफर, मतलब जो ट्रांसफरर है उसके डेट्स की पेमेंट में अफेक्ट नहीं करेगा एक्यूमुलेशन जो है, और उस पर्सन को भी इफेक्ट नहीं करेगा जिसका इंटरेस्ट हो उस ट्रांसफर के अंदर। यहाँ पे बात हो रही है क्रेडिटर की, मतलब कि जिसने उधार पे दे रखे हैं पैसे ट्रांसफरर को, तो वहाँ पे अगर कोई ट्रांसफ़र होगा ऐसा तो उस क्रेडिटर का तो वहाँ पे इंटरेस्ट बन ही जाएगा अपने आप ही। तो जो पर्सन टेकिंग एनी इंटरेस्ट है वहाँ पर ये क्रेडिटर की बात कर रहे हैं। इसमें सेकंड पॉइंट है कि इन पर भी इफेक्ट नहीं डालेगा प्रोविजन ऑफ पोर्शन फॉर चिल्ड्रन और रिमोट इशू ऑफ ट्रांसफर और एनी अदर पर्सन टेकिंग इंटरेस्ट अंडर ट्रांसफर। मतलब अगर ट्रांसफरर ने बोल दिया कि जो इस प्रॉपर्टी में से जो रेंट एक्यूमुलेट होगा फिर इनकम एक्यूमुलेट होगी वो चिल्ड्रन के लिए लगाना है आपने, वो ट्रांसफरी को बोलते तो वो वैलिड होगी वो चीज़। अब चिल्ड्रन के बाद यहाँ पे लिखा है और रिमोटर इशू ऑफ ट्रांसफरर। रिमोटर इशू का मतलब जो डिसेंडेंट्स होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन के बाद किसी पर्सन के जो डिसेंडेंट्स होते हैं उनका वो होते हैं रिमोटर इशू। मतलब ट्रांसफरर है उसके ग्रैंड चिल्ड्रन के बाद ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, पर पोता पर पोतियाँ, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। तो खाली चिल्ड्रन के लिए ही नहीं, ट्रांसफरर जो ट्रांसफरी को कह सकता है कि मेरे चिल्ड्रन और रिमोटर इशू के लिए कुछ पोर्शन आपने इस प्रॉपर्टी में से जो एक्यूमुलेशन होगा इनके लिए आपने यूज़ करना है। एंड यहाँ पर भी जो है कोई लिमिट नहीं है, जो ट्रांसफरर है वो कितनी भी डायरेक्शन लगा सकता है। वो ये कह सकता है ट्रांसफरी को कि 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स के लिए आपने मेरे चिल्ड्रन या फिर रिमोटर इशू के लिए जो इनकम एक्यूमुलेट होगी इस प्रॉपर्टी में से उनके लिए पोर्शन निकालना है। थर्ड है इसमें द प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। मतलब जो ट्रांसफरर ने अगर प्रिजर्वेशन या फिर मेंटेनेंस के लिए कह दिया प्रॉपर्टी का, मतलब ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी एंड वहाँ पर ये कंडीशन लगा दी कि जो रेंट निकलेगा प्रॉपर्टी में से उसका 1/4 यूज़ होगा इस प्रॉपर्टी को गुड शेप में रखने के लिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए अगले 100 साल तक। तो ये जो डायरेक्शन है बिल्कुल वैलिड होगी। तो ये हमारा सेक्शन 17 हो गया। हम वैसे जनरली बात करें, प्रैक्टिकल व्यू में देखें तो ये जो प्रेजेंट में सेक्शन बहुत कम यूज़ देखने को मिलता है इसका। अगर कहीं पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, आप जनरली देखेंगे कोई लैंड ट्रांसफ़र हो रही है तो वहाँ पे कंडीशन नहीं लगती है इस तरीके की, पर सेक्शन 17 में इस चीज़ के रूल्स दिए गए हैं तो बिल्कुल वैलिड है ये चीज़। अब आते हैं सेक्शन 18 पर, जो कि बात करता है ट्रांसफ़र इन परपेचुइटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक के बारे में। देखिए सेक्शन क्या कहता है, ये कहता है कि जो रिस्ट्रिक्शन बताए गए हैं सेक्शन 14, 16 और 17 में, तो पहले तो आप ये सोचिए, ध्यान कीजिए कि क्या रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं सेक्शन 14, 16 और 17 में। ये यहाँ पर बात कर रहा है परपेचुइटी के बारे में, जो अनएंडिंग ट्रांजैक्शन होती है उसके अगेंस्ट ही है ये जो सेक्शन 14 है, 16 और 17 है, कि एक तरीके से बांध के ना रखा जाए, एक तरीके से टाई अप ना हो प्रॉपर्टी, तो उस चीज़ के बारे में रूल्स हैं सेक्शन 14, 16 और 17 में। तो ये सेक्शन 18 कहता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं इन तीनों सेक्शंस में, परपेचुइटी से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये अप्लाई नहीं होंगे अगर ट्रांसफ़र हो रहा है प्रॉपर्टी का बेनिफिट के लिए पब्लिक की, ताकि एडवांसमेंट हो सके किसी रिलीजन, किसी नॉलेज का, किसी कॉमर्स से रिलेटेड, किसी हेल्थ से रिलेटेड या फिर सेफ्टी से रिलेटेड या फिर कोई अदर पर्पस से रिलेटेड। मतलब एक तरीके से कहें तो अगर पब्लिक के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो आप अनएंडिंग ट्रांजैक्शन वहाँ पर कर सकते हैं, कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं है। सेक्शन 18 उस बारे में बात करता है। वो जो बेनिफिट हो सकता है पब्लिक का वो रिलीजन से रिलेटेड हो सकता है, मतलब कहीं पे मंदिर मस्जिद बना दिए या फिर किसी के स्टैचू के लिए, किसी के आइडल के लिए अगर प्रॉपर्टी ली है तो वहाँ पर परपेचुइटी हो सकती है, वहाँ पे अनएंडिंग ट्रांजैक्शन हो सकती है। कोई नॉलेज के पर्पज़ के लिए कोई स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज़ खोल दी, वहाँ पे सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे। कोई कॉमर्स से रिलेटेड एडवांसमेंट है या फिर हेल्थ या फिर सेफ्टी से रिलेटेड हेल्थ, मतलब कि कोई हॉस्पिटल खुलवा दिए या फिर आई सेंटर हो गया, डिस्पेंसरीज हो गई, ट्रॉमा सेंटर्स हो गए, ये सभी चीज़ें पब्लिक के बेनिफिट के लिए हैं। या फिर कोई और चीज़ है जो कि बेनिफिशियल है मैनकाइंड के लिए, पब्लिक के लिए, इन सभी केसेस में जो प्रॉपर्टी है उसका अनएंडिंग ट्रांजैक्शन हो सकता है। एंड जो ऊपर सेक्शंस बताए गए हैं सेक्शन 14, 16 और 17 वहाँ उस चीज़ पर अफेक्ट नहीं डालेंगे। तो यही था हमारा सेक्शन 17 एंड 18। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए लॉ बाय वंश बत्रा यूट्यूब चैनल को और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए।
एंड अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यू कैन चेक इट देयर। सो दैट वाज इट फॉर टुडे।